हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो पार्लियामेंट का चैप्टर हम लोग चालू किए थे, पर एक मिस अपॉर्चुनिटी बताता हूँ यार। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, थोड़ा सा क्या, मैं आधा घंटा का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। फिर पता नहीं यार, सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, पता नहीं क्या हुआ, चल ही नहीं रहा था। फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ। आप लोग ना देखते जाइए आगे। ये फिर पार्लियामेंट का पहला है, 3 पार्ट आएगा इसका। पहला पार्ट जल्दी देखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन मुझे देखना है। ध्यान से पढ़िए और जल्दी करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आ जा भाई। ठीक है, तो मिनिमम इसका जो है एज है, कितना होता है लोकसभा में जाने के लिए। आपको 25 साल चाहिए। और ये वक्त कहाँ दिया हुआ है? 84 का बी में ये दिया हो गया। मिनिमम एज आपका 25 साल चाहिए और राज्यसभा में 30 साल चाहिए। ठीक, यही दिया है 25 साल, यहाँ भी 25 साल दिया है, देख लीजिए। बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट किया है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय। नॉमिनेशन पेपर किसके द्वारा फिल किया जाता है? ये जो सिटीजन है उसके द्वारा। और ये नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल कॉलेज, उस कंस्टिट्यूएंसी से आप हो, तो वहाँ पे आपका अगर नाम है वहाँ के मतदान पत्र में, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर और नॉमिनेशन दे सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे है, बाकी ये पढ़ लीजिएगा। नॉट करेक्ट अबाउट लोकसभा, लोकसभा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये है, क्या कहते हैं, इलेक्शन आर द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। हाँ, वयस्क मताधिकार होता है। और इसमें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन इसमें इलेक्शन कराता है। और ये इलेक्टोरल रोल जो है ये प्रिपेयर होता है। कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इसमें हाथ नहीं होता है। और ये रिक्वेस्ट होता है, ये करना पड़ेगा मुझे। ये और ये रिक्वेस्ट फॉर द इलेक्शन कमीशन हैज टू रिक्वायर टू मीन, इलेक्शन कमीशन के रिक्वायर पे यहाँ पे वहाँ पे उसके मेंबर बनते हैं, कमीशन बनता है जो कि इलेक्शन कराता है। यही कहना है इसका। ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे लोकसभा के बारे में, लोकसभा में कह रहा है कि अगर आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है, कुछ पहले जमा करना होता है नॉमिनेशन पे, ये जब्त कर लिया जाता है। कितना? अगर आप 1/6 से कम वोट लाते हैं तो अब ये जो अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाता है। राष्ट्रपति के केस में 15,000 जमा होता है। यहाँ आप बताओगे कितना जमा होता है? नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट वाइज लोकेशन ऑफ सीट ऑफ द लोकसभा इन बेस्ड ऑन द 71। देखो, ये जो सीट का बंटवारा अभी 543 सीट जो होता है लोकसभा में, जिसमें कि 500 टोटल 550 होता है, जिसमें 530 प्लस 20 होता है। 530 जो होता है वो स्टेट्स होता है, 20 प्लस 20 जो होता है यूटी से आता है। हालांकि कुछ छोड़े हुए हैं हम लोग, जैसे कि 7 सीट छोड़े हुए हैं पीयूके के लेके, तो ये छोड़ के चलते हैं। तो ये जो है ना 543 सीट, जो राज्य में, कौन राज्य में कितना सीट मिलेगा, ये कहाँ से आया? 1971 के सेंसस से ही आया। और ये 2026 तक लागू रहेगा। इसके बाद डिलिमिशन कमीशन बैठेगा, जनगणना के बाद फिर सीटों का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। 84वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2001 में, जिसने बताया था कि ये जो सीट है अब 2026 तक एज स्टेटस को रहेगा, मतलब जो पहले था वैसा ही रहेगा। सीटों का बंटवारा अभी ऐसा पहले था कि हर 10 वर्ष में जो इलेक्शन होता है, क्या बोलते हैं, सेंसस होता है, उसके बाद वो 82, जो आर्टिकल 82 में आता है, वो बैठेगा डिलिमिटेशन कमीशन, फिर उसे सीटों का रीऑर्गेनाइजेशन कराएगा। लेकिन क्योंकि जानते हैं कि पॉपुलेशन, साउथ इंडिया का विरोध के बाद ये चीज़ों को हटा दिया गया, फिर एज पर स्टेटस को रहने दिया 2026 तक। इसके बाद होगा 84वां अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि एक्ट फ्रोजन, हाँ 84वां अमेंडमेंट हुआ 1971 में, ये सीट को फ्रोज कर दिया 2026 तक, यही कह रहा है इसमें। आगे बढ़ना है। लोकसभा इज एज स्टुपुलेटेड इन द कंस्टिट्यूंसी, कितना सीट होता है लोकसभा में? तो 543 होता है। तो यहाँ कुछ है नहीं ऐसा कुछ। तो 552 टोटल होता था, 2 हटा दिया गया एंग्लो इंडियन का, फिर बाकी 2 रहने, अब 550 ही होता है। और वो 2 हटाया कब? 104था अमेंडमेंट हुआ था, 104 अमेंडमेंट 2020 में हुआ, इससे हटा दिया गया। ये आपको जानना है। आगे बढ़िए, कुछ नहीं खास है इसमें। स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इंक्रीज कर गया 525 से 545। कौन सा अमेंडमेंट था? 31वां। आपको याद रखना है, 7वां अमेंडमेंट और 31वां अमेंडमेंट, ये 2 अमेंडमेंट से लोकसभा का सीट को बढ़ाया गया। 31वां से क्या किया गया? 525 से 545 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो था यूनियन टेरिटरी का, पहले 25 था, उसको 20 कर दिया गया।
अब आपको यहाँ देखना है कि लोकसभा एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन, क्या जो पहला लोकसभा का हुआ था उसमें ये पार्टी स्वतंत्र पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाया था, दूसरा नंबर पे नहीं, दूसरा नंबर पे था सीपीआई, दूसरा दूसरा नंबर पे सीपीआई था और पहला नंबर पे कांग्रेस था। देखिए कांग्रेस टोटल 489 सीट पे इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 364 सीट लाया था और बाकी 15 सीट करीब वो लाया था, 16 सीट सीपीआई लाया था, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के बनी थी। और फिर आगे देखना है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड, हाँ 69 के बाद से ही लीडर ऑफ द अपोजिशन का पद आया। और 10% सीट अगर ला लिया, 75 सीट ऐसा मायने नहीं है, 10% सीट अगर आप ला रहे हैं, 10% कितना होता है, 543 का लगभग 55 सीट होता है। तो अगर 10% आप सीट ला रहे हैं तो आप अम, तो आप 55 होता है, 550 का कर लीजिए आप 10%, तो 55 सीट अगर ला रहे हैं तो आप का लोकसभा का अपोजिशन लीडर बन सकते हैं आपका पार्टी से। आर्टिकल 82 जो डिलिमिशन कमीशन बैठता है, वो जो था सेंसस 1971 को माना था, उसके बाद अभी तक उसी के अनुसार लोकसभा का सीटें बढ़ रहा है। ईच स्टेट इलेक्शन लोकसभा अलॉटेड इन द बेसिस ऑफ द 71 से एमजीडी दिया गया है। लोकसभा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पे बेस्ड होता है सीट, ये चीज़ दिया गया। और यहाँ देखिए आगे देखेंगे, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन द लोकसभा, लोकसभा में एससी एसटी किसके लिए नहीं है, तो ये ए और बी जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के लिए ये नहीं है लोकसभा में सीटें, ये पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखते हैं रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर और, याद रखिए जम्मू कश्मीर और क्या बोले, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश ये वाला, अब ये पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ द एसटी इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। एसटी की सीट कहाँ नहीं है लोकसभा में, केरला और तमिलनाडु। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पढ़ना है आपको, यहाँ पे नो रिजर्व फॉर एससी एसटी दोनों का सीट नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे केरला और तमिलनाडु में एसटी का सीट नहीं है, ये थोड़ा जटिल है, आप छोड़ के चलिए आगे। इन द नंबर ऑफ द सीट ऑफ द लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ द लोकसभा, अगर 42, अगर कोई लोकसभा में सीट राज्य का 42 है तो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट कहाँ कितना होगा उसमें, तो यहाँ पे टोटल रिजर्व सीट करीब करीब, इसमें कैसे बैठता है रिजर्व सीट का, तो ये आपको दिया है कौन सा, आर्टिकल 330 का 2 में दिया गया है। नीचे एक अच्छा ये दिया हो गया होगा, कहीं तो दिया था, नीचे देखेंगे तो 330 का 2 में दिया गया रिजर्व सीट कैसे बढ़ता है यूपी और एससी एसटी का, एक क्लाउज एक में दिखा गया है। 330 आप याद रखिएगा ये चीज़ें। और यहाँ पे करीब करीब 7 सीट होगा या फिर 6, 7 या 6, ये दोनों तो होगा नहीं। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट ऑफ द एसटी इन द लोकसभा, तो मध्य प्रदेश, आपको पता होगा एसटी का सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, तो एसटी में सबसे ज़्यादा सीट है, छोट हो रिजर्व सीट है एसटी के लिए। और बाकी जो है 4 सीट रिजर्व्ड है गुजरात के लिए, एंड इसके बाद झारखंड उड़ीसा के लिए 5 सीट है, फिर 4 सीट है ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई रिजर्व सीट नहीं है एसटी के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंड रिप्रेजेंटिंग एसटी, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। हाउ मेनी सीट आर रिजर्व फॉर द एससी इन लोकसभा, तो 84 सीट एससी के लिए है रिजर्व्ड, और एसटी के लिए है 47, ये याद रखिए आप, 47 या 43 है शायद, देख लेते हैं। 84 सीट लेकिन एससी के लिए है, सीट रिजर्व्ड है, देख लीजिए यहाँ पे 84, 79 से 84 तक एससी के लिए रिजर्व्ड है। फिर यहाँ देखते हैं, ये देखिए पहला 543 सीट में 84 सीट रिजर्व्ड है एससी के लिए, और 44 होता है एसटी के लिए, नहीं 44 नहीं होता, यहाँ नीचे देखिए आप 84 होता है एससी के लिए और 47 सीट होता है एसटी के लिए, 47 सीट रिजर्व होता है एसटी के लिए, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 47 सीट होगा एसटी के लिए। डिसीजन जो होता है वो कंस्टिट्यूंसी का
वो इज टू रिजर्व टू टेक इन द डिलिमिशन कमीशन। देख लेते इसका आंसर क्या है। एक और तीन गलत है और दो सही है। तो ये डिसीजन जो होता है कंस्टिट्यूंसी का, ये कौन करता है सीट का, तो डिलिमिशन कमीशन करता है। ये कमीशन जो है अपॉइंटेड होता है लोकसभा द्वारा, नहीं पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट होता है ये। आगे देखते हैं। हु होल्ड द पावर ऑफ द अपॉइंट ऑफ द नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन, कौन लेता है ये पावर, इसके पास प्रेसिडेंट के पास होता है एंग्लो इंडियन को। अधिक से अधिक आप 2 सीट दे सकते हैं। ये 331 में दिया है एंग्लो इंडियन, याद रखना आपको। 331 में एंग्लो इंडियन का जिक्र है। अब तो हटा दिया गया है ये। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में, असेंबली का बात कर रहा है। 331 किस में था, ये लोकसभा में था। अब ये असेंबली का बात कर रहा है, तो असेंबली में ये 331 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखिए असेंबली में 333 शायद आता है, या फिर 300, देखना पड़ेगा। एंग्लो इंडियन होता है क्या, एंग्लो इंडियन में होता है क्या वो जो होते हैं लोग, जो एंग्लो इंडियन है, अंग्रेज लोग जो यहाँ रह रहे थे, वो लोग के बारे में बोल रहे हैं, जो पहले से जो छोड़ के नहीं गए यहाँ रहे, उसका अधिकार का बात हो रहा है ये पढ़ते हैं पूरा। देयर इज ए प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 333 द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द गवर्नर ऑफ स्टेट में एट द opposition Anglo-Indian community needs representation in the legislative assembly is not adequately, 333 ही है। And what could no one member of the community, ये ये नॉमिनेट होता है एग्रीमेंट ऑफ द नॉमिनेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये आप पढ़ लो आगे, कहीं तो दिया, हाँ यहाँ पे दिया है सब कुछ अच्छे से। यहाँ आपको पढ़ाता हूँ, देखो 330 में क्या दिया है, एससी और एसटी दोनों का रिजर्वेशन दिया है। कहाँ पे, पीपल ऑफ द, मतलब लोकसभा में। लोकसभा में एससी एसटी, यहाँ 3 एससी एसटी लोकसभा, ऐसे याद रखना है। पहला है 30 में। 331 में एंग्लो इंडियन ए आई, एंग्लो इंडियन ए आई याद रखना है लोकसभा। ये 30-31 लोकसभा तो याद हो गया, और पहले एसटी एससी एसटी, फिर ए आई याद रखना है, फिर 32-33 ये दोनों सेट को अलग से याद रखना है। ये दोनों किसके लिए है, ये दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, तो ऐसे लिखना है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। और ये है एससी एंड एसटी के लिए, सेम, पहले एससी एसटी फिर पहले एससी एसटी। और ये है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एआई, एंग्लो इंडियन का। एंग्लो इंडियन कहाँ कहाँ आएगा, 31 में और 33 में, यहाँ पे आएगा लोकसभा और यहाँ पे आएगा असेंबली में। और 30 और 32 में आएगा एससी एसटी लोकसभा, और ये लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एससी, एससी एसटी का रिजर्वेशन दिया है और लोकसभा में दिया था। आपको तुरंत कहाँ मारना है, 30 में मारना है और आगे बढ़ना है। हाउ मेनी मेंबर मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन के लिए, अगर ये ओपिनियट है कि ये कम्युनिटी नॉट एडुकेटेड, तो मोर देन, अधिक से अधिक 2 लोगों को ये नॉमिनेट कर सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको बड़ा कर दूं क्या, शायद मोबाइल पे दिखेगा नहीं, ठीक। The President of India can nominate 2 members of the Lok Sabha to give a representation to Anglo Indian, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है, ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिससे मेंबर ऑफ द लोकसभा को सीट बढ़ाया गया, तो ये आपको पहले बताया तो 7 और 31 में, 31 में क्या गया था, 524 था, नहीं 524 से 545 किया गया था, यही था ना, ऐसा ही कुछ किया था ना, 525 से, सॉरी 525 से 545 किया था। और यहाँ पे 25 सीट था, उसको 20 कर दिया गया यूटी में, और ये हो रहा है स्टेट का बात। और 7वां में 20 सीट बढ़ाया गया था। 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1956 में जो हुआ, ये लोकसभा का सीट 520 तक ले गया था।
31वां जो 1973 में हुआ, 525 से 543 ओवरऑल का बात कर रहे हैं। ये स्टेट का नहीं है, ओवरऑल का, स्टेट एंड यूटी का, जिसमें कि 20 मेंबर कर दिया गया था स्टेट में, सॉरी यूटी में, और 530 किया गया था। लेकिन अभी का बात कर रहा है, 550 है अभी। आगे देखिए, कंप्लीटिंग इट्स टर्म लोकसभा कैन बी डिजॉल्व, लोकसभा डिजॉल्व किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ तक तो सेम है, हटाइए। क्या प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पावर है लोकसभा को भंग करने का? प्राइम मिनिस्टर का है, पूरा पढ़ना पड़ता है ये सब क्वेश्चन। स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, प्रेसिडेंट का है, लेकिन रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। 85 का 2 में क्या कहता है, लोकसभा जो है ये डिजॉल्व हो सकता है टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले, लेकिन इसको प्रेसिडेंट करेगा अगर पावर है इसके पास, लेकिन इसको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा पीएन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर लोकसभा भंग हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आगे देखना है, सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड एट लीस्ट, सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड एट लीस्ट, कितना बार होता है सेशन लोकसभा का एक साल में? एटलीस्ट तो कम से कम 3 बार होता है, 3 बार सेशन जानते हैं हम, 3 होता है, लेकिन यहाँ प्रोविजन है कि आपको कम से कम 2 बार तो बैठाना ही पड़ेगा साल में, 2 टाइम्स इन ए ईयर, ठीक। लेकिन यहाँ क्या होता है कि दो सभा के बीच में अधिक से अधिक 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए, तो इसलिए करीब करीब 3 सेशन बैठता है। और तीनों सेशन का जिक्र कहाँ पे है ये बताना आपको। 85, 8 में से 5 गया, 3, ये 3 सेशन का जिक्र है। हाँ, यही 3 सेशन का जिक्र है। 85 का 1 में दिया गया, प्रेसिडेंट जो है ये बुला सकता है पार्लियामेंट ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को मीटिंग के लिए, मतलब वही जो सेशन चलता है, और ये जो है फिक्स है 6 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट सिटिंग जो अभी हुआ है सेशन का, और अगला सेशन जो होने वाला उसका पहला दिन, दोनों दिन के बीच 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा। ये इंडिकेट करता है कि लोकसभा का सेशन एटलीस्ट 2 बार तो होगा ही, वरना 3-6 महीना का ज़्यादा गैप आ जाएगा। अब ये पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट सच एज प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ये कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और ये सी थिंग्स फिट, या जहां उसको अच्छा लगे वहां बैठा सकता है क्या सेशन? ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, पार्लियामेंट में बैठती है, मुझे इस पे शक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट ए ईयर, बट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। 3 सेशन का बात है ही नहीं, मैक्सिमम 2 सेशन होना चाहिए, सॉरी मिनिमम 2 सेशन तो होना ही चाहिए, ऐसा है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डे दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन इंडिया, मीट इन ए डे इन ए ईयर, नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। सी नंबर आंसर है, 1 और 3 सही है, बाकी सारा गलत है। बाकी 2 गलत है, बाकी ये सही है, ये सही है। मतलब प्रेसिडेंट जो है बुला सकता है जहां उसको सही लगे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट एज सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट। क्या बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ऐसा कोई मिनिमम नंबर फिक्स नहीं है, दैट द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर, आप कितने दिन में सेशन समाप्त कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, ऐसा फिक्स नहीं है इतना दिन ही सेशन चलेगा। और ये चीज दिया सब 85 में, 85 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है बुला सकता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को मिलने के लिए सच टाइम प्लेस थिंग्स फिट, जहां उसको सही लगता है, लेकिन 6 महीना से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए दोनों सेशन के बीच में, और डेट अपॉइंटेड यही दिया है 2 सेशन के बीच में। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन पार्लियामेंट, बट देयर इज नो मिनिमम गैप,
मैक्सिमम गैप कहता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीना होना चाहिए, लेकिन मिनिमम गैप कोई फिक्स नहीं, इसलिए 3 बार तो हो जाता है सेशन। ये 85 में दिया गया। कोरम का बात करता है, व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ। 1/10 होता है कोरम, कि अगर लोकसभा में या फिर, हाँ, लोकसभा में टोटल सीट का 1/10 भाग मतलब 543 है, तो 1/10 लगभग 54 मेंबर से ज़्यादा आएगा, 55 मेंबर से ज़्यादा आएगा, तभी ये कोरम चालू होगा, मतलब चालू होगा पार्लियामेंट का सेशन। Quorum of the minimum number of the number required to present in the Lok Sabha can be transferred and business provide आर्टिकल 300, आर्टिकल 100 का 3 में ये कोरम दिया गया है। ये कहता है कि इसके मीटिंग में 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द कोरम ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा इज, दोनों के लिए 1/10 ही होता है, लोकसभा और राज्यसभा का, और 100 का इसमें दिया है, 100 का 3 में दिया गया ये चीजें। What is the quorum to constitute a meeting of Lok Sabha? लोक सभा कोरम बनाने के लिए क्या मीटिंग होता है? 1/6, 1/10, बाकी के नहीं होता, तो 1/10 होता है। तो आगे बढ़िए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर 550 है। आर्टिकल 81, आप देखिए 79, 80, 89, 81, याद रखिए। सोरोलो सरल, ऐसे याद रखिए, ये पुराना ट्रिक है। सोरोलो इसके संसद के बारे में दिया है, रो मतलब राज्यसभा के बारे में दिया है, ये आर्टिकल है, और 81 में लोकसभा के बारे में दिया है। सोरोलो ऐसे याद हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा रिकॉल करने में। 81 जो है आपको किसके बारे में दिया है? लोकसभा के बारे में। तो इंडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा कैन भी 550 हो सकता है, 530 प्लस 20, जैसे बताया आपको। ये आर्टिकल 331, 331 बोलते हैं, आप रिकॉल कीजिए क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 नॉट वर्दिंग आर्टिकल 81, इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एंग्लो इंडियन के बारे में दिया था, नॉट एडिक्वेट प्रेजेंट, तो ये वही दिया है, 2 मेंबर बैठा सकता है, वही बार बार दिया है। करंटली 543 मेंबर है, जिसमें 524 प्लस 19 है, ये याद रखना है। 543 मेंबर है अभी, 524 प्लस 19, 20 नहीं, एक सीट यूटी का कटा हुआ है, बाकी सीट स्टेट्स का कटा हुआ, 550 पूर्णे में 543 प्लस 19 है। ये कम्युनिकेशन आपको 524 प्लस 19, ये कम्युनिकेशन आपको याद रखिए। एंड इट इज नॉट वर्ती दैट द अरेंजमेंट ऑफ द नॉमिनेटिंग टू प्रेजेंट, 2 लोग जो एआई मतलब एंग्लो इंडियन जो हम लोग करते थे लोकसभा में नॉमिनेटेड, हम लोग क्या मतलब प्रेसिडेंट करता था, वो अब खत्म कर दिया गया है 25 जनवरी 2020 से, जब संविधान में 104वां अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद ऐसा नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एआई एआई कम्युनिटी लोक सभा हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल, 331 है। आप तीनों आर्टिकल आप याद कीजिए जो आपको पढ़ाए थे, 330, 331, 332, 333। तो ये दोनों लोकसभा, ये दोनों विधानसभा, ठीक। इसमें था SC ST, इसमें था AI, इसमें था SC ST, इसमें था AI, ठीक। ऐसी बात रखिए। करेंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा 543 है, और ये है जनरल इलेक्शन 2019 में जो हुआ था 543 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी आर फ्रॉम द स्टेट्स, इसमें स्टेट से कितने थे, तो स्टेट से कितना होगा, आउट ऑफ दिस हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी आर फ्रॉम द स्टेट्स। 530 प्लस 530 प्लस 20 का कम्युनिकेशन होता है, तो 530 ही होगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है। यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन, यूनियन टेरिटरी गेट्स रिप्रेजेंटेशन इन
यूटी कहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन देता है? लोकसभा में देता है। एंड राज्यसभा में, यूटी में सीट होता है क्या? हाँ होता है भाई, दिल्ली में भी है। तो बोथ द पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में उसका होता है। जैसे कि यूटी है, ये रिप्रेजेंटेशन करता है अपना बोथ हाउस में। दिल्ली का 3 सीट है, और पुदुचेरी 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है राज्यसभा मेंबर। दिल्ली में 3 प्लस 7, 7 प्लस 3 होता है, 7 प्लस 3 होता है 7। यहाँ पे लोकसभा का सीट है 3, यहाँ पे राज्यसभा का सीट है दिल्ली का, याद रखिए। हाउ विच एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटी? यूटी का कितना? तो 20 है। 81 में देखिए, 81 में जैसे कि शोर और लॉ से लोकसभा के बारे में आपको बताए थे, तो 530 मेंबर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे स्टेट्स का, ये दिया गया है। और नॉट मोर देन 20 सीट यूटी से। यहाँ पे सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, सिटिंग ऑफ द हाउस मे बी टर्मिनेटेड बाय, सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय, जो हाउस में लोग बैठते हैं उसको किससे टर्मिनेट किया जाता है? अगर वो डिजॉल्व हो जाए तो उससे टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोरोग हो जाए, ऐसा कहा जाए कि या एडजर्नमेंट, तभी याद नहीं आ रहा था, यही एडजर्नमेंट होता है। प्रोरोग हो जाए, एडजर्नमेंट हो जाए, वो भी ये होता है। 85 आपको बोले थे ना, 85 में 2 चीज़ दिया हुआ है। 85 का एक में आपको जैसे कि सेशन के बारे में दिया गया है कि मैक्सिमम 2 सेशन हो सकता है साल में, और 85 का ही ये दिया गया है 2 में कि कितने सेशन होते हैं। डिजोल्यूशन, प्रोरेगेशन एंड ये एडजॉर्नमेंट, ये तीनों दिया है। तो तीनों से हम ना ये सिटिंग को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको याद हो गया, 8 में से 5 गया 3, 3 सेशन होता है, 8 में से 5 गया 3, ये चीज़ होता है। तो डिजॉल्व जो करता है ये प्रेसिडेंट करता है, बाकी ये दोनों लोकसभा का स्पीकर करता है। Which one of the following authorized to prorogue the session of the House of the People? प्रोरोग करना है तो कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा ना। Which one of the following is authorized to prorogue the session of the House of the People? तो प्रेसिडेंट दिया है यहाँ ना। एक सेकंड ऊपर देखते हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। सीटिंग, सीटिंग दिया है, सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय, तीनों चीज़ से होता है, यहाँ पढ़ना भूल गए ना। सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल में बी टर्मिनेटेड बाय ए एडजॉर्नमेंट, प्रोरोग या डिजोल्यूशन। एडजॉर्नमेंट ये जो करता है लोकसभा, लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। बाकी जो प्रोरोग करता है और डिजोल्यूशन करता है ये प्रेसिडेंट करता है। याद रखिए, ये गलत कर रहे थे हम, सॉरी। प्रोरोग और डिजोल्यूशन ये दोनों, डीपी याद रखिए, ये दोनों प्रोरोग और डिजोल्यूशन ये जो करता है प्रेसिडेंट करता है, और ये एडजॉर्नमेंट जो करता है सिर्फ एक चीज़ करता है लोकसभा, वो करता है एडजॉर्नमेंट। ऐसे याद रखिए, सिर्फ एक चीज़ एडजॉर्नमेंट करता है, बाकी दोनों प्रेसिडेंट करता है। ठीक, तो गलती कर रहे थे, बड़ा गलती कर रहे थे। द टर्म ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का टर्म कितना होता है? एक टर्म के बारे में पूछा है, तो ये है कैन बी एक्सटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हम जानते हैं कि इमरजेंसी में बढ़ाया जाता है 1 साल के लिए। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट ए टाइम, एट ए टाइम 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है इमरजेंसी में। एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कैन बी एक्सटेंड फॉर 2 ईयर्स एट द टाइम, नहीं 2 साल एकाएक नहीं बढ़ाया जाता है। आप पढ़िए यहाँ पे 83 है, 8 में से 3 गया 5। ठीक, तो इसका 5 साल होता है ये टर्म, ऐसा जनरली 5 साल का टर्म होता है ये, मतलब ऐसे याद किए हैं। तो हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल अनलेस सूनर और डिजॉल्व, आपको 84 याद रखना है, 83 नहीं, 83 नहीं, 85 और 84, जिसमें हम घटाते हैं बार बार।
हाँ 83, 84, 83 और 85। 85 में तो अभी बताए थे, इसमें घटा के 3 ठो होता है जो प्रोरोग करता है और डिजॉल्व करता है एंड एडजर्न करता है, 3 चीज़। और यहाँ पे 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 बचता है। तो ये ईयर दिया है कितने साल इसका टर्म होता है, 8 में से 4 गया है तो ऐसे याद रखिए। तो 4 बचा, तो ये 4 गुण होना चाहिए आदमी को, आदमी में, जो ये लोकसभा का मेंबर या फिर विधानसभा का मेंबर बन सके। तो ये घटाने वाला 4 आर्टिकल है जिससे याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है थोड़ी सी। एंड शैल बी कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, अपॉइंट यही दिया है, ये चीज़ें दिया है, आप देख सकते हैं। टेन्योर ऑफ विच ऑफ द लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर, तो 6 ईयर किसका टेन्योर होता है? अच्छा, लोकसभा में किसका 6 ईयर था? तो इमरजेंसी जब लगा होगा तब ना होगा। तो अभी 15वां लोकसभा चल रहा था। आप ध्यान से याद कीजिए कि कौन सा वो लोकसभा हो सकता है। और वो टाइम था 75-77 का, ठीक। उस टाइम ना इमरजेंसी लगा था। तो आप याद कीजिए 75-77 कौन सा हो, 51 में चालू हुआ था हमारा संविधान। इस तरह से आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 5वां सेशन आएगा। ऐसे आप जोड़ कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो, क्योंकि ऐसा नहीं था। हर 5 साल पे आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 5वां सेशन। which which state and sends the largest number of the member of लोक सभा, तो यूपी सबसे ज्यादा भेजता है। कितना एमपी रहता है इसका? लगभग 80 एमपी रहता है, सबसे ज्यादा यही भेजता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल रहता है ज्यादा में, बिहार 40 रहता है, मध्य प्रदेश 29 रहता है सबसे। उसके बाद नीचे देखिएगा तो तमिलनाडु का भी बड़ा पार्ट होता है, ये भी ज्यादा भेजता है। आंध्र प्रदेश भेजता है, फिर कर्नाटक भेजता है, ये बड़ा सीट्स है। महाराष्ट्र भी अच्छा खासा भेजता है, महाराष्ट्र का नहीं दिया। इन विच ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो यूपी होगा। यूपी ऐसे याद रखिए, यूपी के बारे में ऐसे याद रखना है आपको। यूपी रहता है 80+31, ऐसे याद रखिए। 80 भेजता है लोकसभा से और 30 भेजता है राज्यसभा से, क्योंकि बड़ा राज्य है, पूछ सकता है। पता नहीं लैग कर रहा है ये, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो 47 हम देख रहे थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा इज कंसर्न विथ विच स्टेट रैंक, दिमाग कहीं चले जाता है ना, ये फिर गड़बड़ा जाता है। विच स्टेट रैंक सेकेंड एंड थर्ड, लोकसभा के सीट में दूसरा और तीसरा कौन लाता है? पहला हम जानते हैं यूपी होता है, तो दूसरा और तीसरा कौन लाता है? तो देखिए दूसरा और तीसरा में बिहार तो पहले दूसरा नहीं है, क्योंकि यू आप जानते हैं 42 बंगाल ला रहा है, तो यहाँ पे नहीं दिया है। सीट ही देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 80 यूपी का होता है, 48 महाराष्ट्र का होता है, बोले दूसरा महाराष्ट्र आता है। वेस्ट बंगाल का 42 होता है, ये सबसे टॉप 3 राज्य है। 48 महाराष्ट्र, तीनों प्रेसिडेंसी, 2 ठो प्रेसिडेंसी है, एक नहीं है। यूपी जो है 80 सीट लाता है, महाराष्ट्र 48, वेस्ट बंगाल 42, बिहार 40 लाता है, तमिलनाडु में 39 सीट होता है, और तमिलनाडु याद है आपको, ये वाला तमिलनाडु में 39 सीट होता है, और एमपी में 29 सीट होता है। ये सबसे टॉप राज्य है। 80, 48 महाराष्ट्र, डब्ल्यू बी 42, बिहार 40, 39 नीचे सबसे, और मध्य प्रदेश 29 सीट। आफ्टर यूपी द हाईएस्ट नंबर ऑफ द लोक सभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड, तो अभी तुरंत पढ़े हैं महाराष्ट्र कितना लाता है, 42 सीट लाता है। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, सो क्योंकि मैं गधा हूँ भाई। 48 लाता है, 48 सीटें लाता है, और वेस्ट बंगाल 42 लाता है, बिहार 40 लाता है। याद कर लीजिए यार, पूछ देता है। हाउ मेनी लोकसभा सीट आर एलोटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लिए सीट है 25, ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है राजस्थान वालों के लिए। 25 सीट एलोकेटेड होता है राजस्थान के लिए, एंड जिसमें 4 जो है रिजर्व होता है एससी के लिए, एंड 3 होता है एसटी के लिए, 7 सीट भी रिजर्व होता है 25 में। सीट्स एलोटेड टू बिहार,
तो बिहार में जैसे कि जानते हैं 40 सीट होता है। एंड हाउस ऑफ द पीपल इज टोटल सीट्स एलोटेड टू, कहना क्या चाहते हो? इन द हाउस ऑफ द पीपल इज द टोटल सीट एलोकेटेड टू, मतलब बाकी दो राज्य को मिला के 40 सीट किसका है, ऐसा है क्या? 2000 से पहले जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो 54 सीट था बिहार में। लेकिन जब अलग हुआ तो 54 सीट से 14 सीट निकाल के झारखंड को दिया, 40 बिहार के साथ है। मध्य प्रदेश 40 सीट था, ले एंड असम का, मध्य प्रदेश अभी तुरंत पड़े 29 था, 29 है, लेकिन इसके पास 40 था और असम के पास 14 था अलग होने से पहले। द टोटल नंबर सीट ऑफ मध्य प्रदेश असम 54। क्या है ना, क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन? Which one of the following the pair of the states has the equal seat in लोक सभा? ऐसा कौन दो शहर है जहाँ दो स्टेट है जहाँ इक्वल सीट है? पंजाब और असम, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल। आप सबका तो याद नहीं है, देखना पड़ेगा इसमें। किसका दो बराबर है? 13-14 ये बराबर तो नहीं होगा। गुजरात में 26, राजस्थान में 25, ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। 29 और 39 दोनों देखे हैं अभी, ये दोनों बराबर नहीं है। आंध्र प्रदेश 42 था, आंध्र प्रदेश 42 सीट था। तीसरा नंबर पे है क्या आंध्र प्रदेश? तीसरा नंबर में वेस्ट बंगाल था ना, आंध्र प्रदेश कहाँ था? वही तो बोल रहे हैं। 42 क्यों दिया है? आंध्र प्रदेश 42 सीट एंड वेस्ट बंगाल 42 सीट, दोनों का 42 है। आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इक्वल लोकसभा। आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों का इक्वल है 42 सीटें। प्रेजेंट में जो तेलंगाना जो बना है तो उसका जो है 42 सीट में इसको निकाल के दे दिया गया और 17 सीट जो है वो एलोकेटेड है तेलंगाना को। इसलिए आंध्र प्रदेश के पास अब 25 ही बचा है। समझ में आया क्यों था वहां नहीं? कौन सा मैच नहीं, आंध्र प्रदेश 42 है अभी के लिए तो नहीं है। असम के पास 13, पंजाब के पास 13, वेस्ट बंगाल 42, ये तो सही है। असम के पास कितना था अभी तुरंत देखें, 14 है भाई, यहाँ गलत है। असम के पास 14 सीट है और फिर पंजाब के पास कितना सीट है, 13। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन लोकसभा 48 सीट अभी किसके पास है? 48 सीट अभी तुरंत हम पढ़े हैं किसके पास है? सो सो आप लगाओ, 11, 42, 40 लगाओ। आंध्र प्रदेश के पास 42 था लेकिन अब नहीं है, तो वेस्ट बंगाल खोजो, ये लगा दिए। 39 तमिलनाडु खोजिए, लगा दिए। अब आप 11 सीट आंध्र प्रदेश को दीजिएगा, छत्तीसगढ़ को दीजिएगा? तो मैं तो छत्तीसगढ़ को दूंगा, 25 दूंगा आंध्र प्रदेश को, मिला लीजिए आप। देखते हैं, आंध्र प्रदेश को 25 सीट है, तेलंगाना को 17, तमिलनाडु को 39, महाराष्ट्र को 48, छत्तीसगढ़ 11, डब्ल्यू भी 42 और छत्तीसगढ़ 11 है, वेस्ट बंगाल 42 है, यूपी 80 है, बिहार 40 है, एमपी 29। Which from which of the following state two member of the लोक सभा आर इलेक्टेड? सिर्फ दो मेंबर है लोकसभा का, कौन सा स्टेट है इसमें? ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा में तीन नहीं है, दो है, याद रखिए इसे। त्रिपुरी, त्रिपुरा इज द स्टेट वेयर इज द टू मेंबर ऑफ द लोक सभा इलेक्टेड। और त्रिपुरा, फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय हैव टू मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोक सभा। ऐसे बना ये, कैसे बनता है? मैडम देती मार देती मुझे, बोलता इतना इतना गंदा मैप बना। मैं तो यार, ये असम है तो यहाँ पे कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। पता है ये पेन में ना अच्छा से नहीं बनता है, मैं बना लेता हूँ। मजाक लगेगा आप लोगों को, मैं बना के दिखाता हूँ आज।
आप लोग देखो। फिर भी उतना अच्छा नहीं बना, गंदा ही बना है। और ये तो लग रहा है भाई क्या बन गया। कोई नहीं, ये सिक्किम है। तो देख लेते हैं अपना। क्या बोल रहा था, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ दो है, त्रिपुरा जो है यहाँ पे भी दो है, और गोवा जो यहाँ पे है, यहाँ दो है, मणिपुर अरुणाम यहाँ पे दो है, मेघालय जो यहाँ आता है यहाँ भी दो है। ऐसे करके बांटा है। देखा, बना दिया ना। यार ये पेन में मुझे ना बैठता नहीं है हाथों में। Which of the following is the group of the state and union territory has only one seat in लोकसभा? एक ही सीट है लोकसभा में। तो आंसर है इसका छत्तीसगढ़, सिक्किम एंड मिजोरम। सिक्किम आपको पता है कहाँ है, ये छोटा सा जो दर्शाए थे यहाँ पे। उसके बाद इधर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे देखिए सिक्किम के इस साइड, यहाँ पे तीन 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 देश से इसका बाउंड्री लगता है, छत्तीसगढ़, सिक्किम और मिजोरम। मिजोरम नीचे है, छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखना आप। चंडीगढ़, चंडीगढ़ यार, छत्तीसगढ़ बोल। Chandigarh, Sikkim, Mizoram is the group of the state union territory we have been allotted only one seat. Chandigarh, Sikkim, Mizoram तीन सीट, and other UT have only one seat. अंडमान निकोबार में ही एक है, लक्षद्वीप में एक है, नागालैंड और पुडुचेरी में भी एक है। अंडमान निकोबार याद रह जाएगा, लक्षद्वीप भी आपको इधर याद हो जाएगा, नागालैंड में आप फंसोगे। नागालैंड में भी एक है, एक नाग भगवान याद रखिए, नाग भगवान एक है। पुदुचेरी में तो एक याद ही रह जाएगा। तीन तीन तो मेन आइलैंड है, आइलैंड पुदुचेरी तो है नहीं। ये दो मेन आइलैंड है और एक पुदुचेरी है। ये तीनों जगह ना एक एक सीट है, और नागालैंड जो आपको नाग भगवान बोले एक है। बाकी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम में दो दो सीटें हैं। हो गया याद, आगे बढ़िए। आफ्टर डिलिमिशन ऑफ द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ द नंबर इन वोटर इन यूपी इज, सबसे ज्यादा जो वोटर है कौन सा स्टेट में है? लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वोटर इन यूपी, कहाँ पे है यूपी में ऐसा? लखनऊ में है, यूनाव में है, या बागपुर में, या अमेठी में? लखनऊ में होना चाहिए स्टेट इसका, ये राजधानी भी तो है। देखता हूँ, बी नंबर है भाई, उन्नाव में सबसे ज्यादा। लखनऊ मार दोगे, लेकिन लखनऊ में सबसे ज्यादा नहीं है पीपल। सबसे ज्यादा पीपल जो उन्नाव में है, ये कंस्टिट्यूंसी में है। उन्नाव का भी एमपी कौन है बताओ? वन ऑफ द अबव गिवन लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी वोटर उन्नाव है, और ये गाजियाबाद टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर स्टेट। विच ऑफ द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिटेड फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, सबसे मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता है? तो 40 लाख का है सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर, लेकिन खर्चा कितना करता है? जनवरी 22 में जो है, जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंक्रीज किया था एक्सपेंडिचर लिमिट कैंडिडेट के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए। और इसने क्या किया था, लिमिट को ये जो 95 लाख था लोकसभा के लिए, 95 लाख लोकसभा के लिए कर दिया, और असेंबली इलेक्शन के लिए 40 लाख कर दिया। 28 से 40 लाख और 95, 40 प्लस 95 याद रखिए। 95 लोकसभा के लिए और ये विधानसभा के लिए, 40 प्लस 95। ठीक है, बाकी चीजें वही है। अब ये कहता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कब हुआ था? 1991 में हुआ था। तो 91 में है तो 92 मारिए। 91 में हुआ था, 91 से 92 चला था, अक्टूबर से लेके फरवरी 92 तक। और ये इसमें 489 सीट हुआ था। दूसरा सबसे बड़ी पार्टी उभर के आया था इसमें सीपीआई, जो 16 सीट लाया था, और कांग्रेस 300 कुछ लाया था। बहुत ज्यादा सीट था, 400 कुछ लाया था ना। 489 सीट पे हुआ था चुनाव। नम्मा लोकसभा चुनाव डिजॉल्व कब हुआ? नम्मा लोकसभा डिजॉल्व पूछ रहा है।
ये इलेक्टेड नहीं पूछा, डिजॉल्व कब हुआ। ऐसा खास क्यों है नम्मा लोकसभा, कुछ तो खास होगा जो पूछ दिया बीपीएससी। नम्मा लोकसभा चुनाव बना था 2 दिसंबर 1989 को, और ये डिजॉल्व हो गया उसके जस्ट 1 साल बाद, 2 साल बाद। 1 साल भी बाद बनिए ना, तो ये दिसंबर का लास्ट चल रहा था। 91 में ये खत्म हो गया, और 91 के बाद हम जानते हैं एलपीजी आया। तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता उस ये फेज, इसलिए पूछा होगा। ये नम्मा लोकसभा चुनाव था, 91 में खत्म हो गया मार्च में। इलेक्शन ऑफ द 12th लोकसभा वाज हेल्ड इन, 12वां लोकसभा चुनाव का इलेक्शन कब हुआ था। 12वां लोकसभा पूछ रहा है, तो ये 96-98 दिया है भाई, अभी 15वां चल रहा है, नहीं 16 17वां चल रहा होगा शायद। तो ये 12वां जो है 1998 फरवरी का बात है, 98 फरवरी का। 12वां लोकसभा चुनाव जो है ये फरवरी 1998 में था, और 12वां लोकसभा जो बना था 10 मार्च 98 को बना था, और डीजल हुआ 99 को, एक ही साल बाद, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। देखते हो। और ये पूछा कौन है, बीपीएससी पूछा है क्या, देखते हैं। चलो मचा रहता है बीपीएससी वाले को, देखते हैं। आप लोग का क्वेश्चन कुछ आते रहता है। 1 साल में डीजल हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्या। तो एनडीए जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है डज नॉट लाइक डिस्कशन अंडर रूल नंबर 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल नंबर का बात है तो भाई ये थोड़ा अपने ऊपर है, अपने लेवल से ऊपर है, रूल्स रूल्स का बात। ये इसका आंसर देखना पड़ेगा, ये नंबर दोनों सही है, और दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आप पढ़ लियो इसको, पढ़ तो दूंगा मैं। एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन अंडर आर्टिकल 184 रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ये रूल जो है प्रोवाइड करता है वोटिंग अलोंग विथ डिस्कशन। थोड़ा आराम से पढ़ने के बाद मैच खा जाता है कि दूसरा हाँ उसका सबॉर्डिनेट है और ये पूरक है, तो फिर मार सकता था ये नंबर कोई। हु इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है लोकसभा का लीडर। अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं है तब पर क्या वो लीडर होगा, ये बताइए। 75 का एक में है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही हेडेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लीडर ऑफ मेजोरिटी of Lok Sabha. Prime Minister not the member of the Lok Sabha member. He can nominate another member as the leader of the house. For example, 14वां जो लोकसभा मनमोहन सिंह था, member of the राज्य सभा was the prime minister of India, but leader of the house था प्रणब मुखर्जी। समझ में आया। अगर वो सेम क्वेश्चन पे है ना आपको, अगर वो हाउस का मेंबर नहीं है, लोअर हाउस का, तो फिर वो लीडर नहीं हो सकता है लोअर हाउस का, फिर वो चुन सकता है अपने पार्टी का किसी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी कौन सा है, एरिया वाइज का पूछ रहा है। एरिया वाइज लद्दाख एक ही कंस्टिट्यूंसी में आता है और सबसे बड़ा है, पूरा लद्दाख में एक सीट है, एक ही सीट है ना। देख लेते हैं। 5 लार्जेस्ट कंस्टिट्यूंसी लोकसभा इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। लद्दाख सबसे बड़ा है, 1,73,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बर्मर ये है, उसके बाद कच्छ है, बर्मर, कच्छ एंड अरुणाचल ईस्ट, अरुणाचल वेस्ट। ये देखो ना, ये रिमोट एरिया का है सब तो, जो बड़ा बड़ा क्षेत्र है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होता है। स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूंसी का अगर बात करें तो ये दिल्ली चौक का चांदनी चौक है, दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली का चांदनी चौक है, जो सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली का है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है थोड़े ही दूर में। आपको बताना डेंसिटी क्या है दिल्ली का। एंड इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली, and the winning candidate must get the at least 50% of the vote polled and declared elected। कहता है इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, विनिंग कैंडिडेट मस्ट बी गेट द लिस्ट 50% ऑफ द वोटर पोल्ड एंड डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ये जरूरी है क्या 50% आपको लाना है तभी आप जीतोगे। मतलब 5% या 30% या 40% वोट में भी बन जाता है अगर वो सीट बना ले तो ये गलत कथन है।
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड बाय डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा लोकसभा का जो दो स्पीकर होता है पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन पार्टी का। ऐसा कुछ लिखा नहीं है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कि मेजोरिटी जो लाया उसका स्पीकर और जो नहीं लाया उसका अपोजिशन होता है, इसीलिए तो अपोजिशन नहीं बनाया गया था इधर इस बार का इलेक्शन के बाद। Election of the Lok Sabha and State Assembly conducted India is conducted on the principle of the first past the post. In this method, candidate with the highest number but not necessarily a majority uh, votes in elected statement। ये आप पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 में कहता है कि हाउस ऑफ द people shall as soon as may choose two members of the house respectively, a speaker and deputy speaker। ट्रेडिशनली ऐसा लिखा नहीं गया, ट्रेडिशनली है कि मेजोरिटी पार्टी का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का रहता है। Seat of MP can be declared vacant if the absent himself from the house of the continuous अगर 6 महीना अगर नहीं आता है, नहीं 2 महीना कंटिन्यूस अगर आप कोई एमपी 2 महीना वैकेंट कर देता है अपना सीट और अब्सेंट रहता है तो उसको हटा दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 101 में है, 1 का 4 में है कि इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज मतलब 2 महीना मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी पार्लियामेंट का है विदाउट परमिशन के अगर आप अब्सेंट रहते हैं हाउस से और सारे मीटिंग से तो हाउस डिक्लेयर कर सकता है आपका सीट वैकेंट है, provided that the competing said period of 60 days no account shall be taken any period during which the president from one adjourned for more than 4 consecutive days। यही वाला फर्स्ट लास्ट में provided that computing that said that the period of 60 days no account shall be taken any period which the house of the provided रहने दो इसको। आफ्टर हाउ मेनी डेज द एब्सेंट 60 डे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 101 का 4 में है। लोकसभा का स्पीकर क्या होता है? नॉमिनेटेड होता है, इलेक्टेड होता है, चूज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इलेक्टेड तो नहीं होता भाई, ऐसा खड़ा नहीं होता है। किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है क्या कि तुम अपॉइंट हो, ऐसा कोई अपॉइंट नहीं करता है। हाउस खुद चूज करता है कि आप ना खड़े हो जाइए और सब एक मेजोरिटी से उसको चूज कर लेता है, इलेक्ट नहीं होता है, नॉमिनेट तो होता ही नहीं। और ये दिया गया है 93 में देखो ये दिया गया है 93 में। आपको हम कुछ बताना चाह रहे थे कि 89, 90, 91, 93 ये 3 आर्टिकल जो है ये राज्यसभा के बारे में दिया है। और फिर 93 हो गया, गड़बड़ा गया, 92 ना, 92 और फिर 93, 94, 95 एंड 96 ये दिया है लोकसभा के स्पीकर के बारे में। और राज्यसभा के चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के बारे में ये है। समझ में आया? तो इसमें ना इसका पद दिया है, फिर इसका पावर रिजिग्नेशन दिया है 90 में और 91 में स्पेशल राइट्स दिया है और 92 में ये दिया है कि अगर ये सीट से अगर इस पे हटाने का कार्रवाई चल रहा है तो ये चेयर नहीं करेगा और ये बैठेगा चेयर के आगे और फिर ये स्पीक करने का या फिर वोट देने का अधिकार तो होता ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में कौन बैठता है आपको पता है, इसका चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो वैसे भी वो उसका भाग नहीं होता है तो वो वोट नहीं दे सकता है। फिर इसमें भी यही गया 93 में लोकसभा का स्पीकर का पद दिया है, फिर इसमें रेजिग्नेशन दिया है, इसमें स्पेशल पावर दिया और 96 में अगर उसे हटाने का प्रोसेस चल रहा है तो वो चेयर पे नहीं बैठेगा, ये दिया गया है। तो मैं पूरा का पूरा 8 आर्टिकल आपको समझा दिए, तो याद रखना है आपको। आर्टिकल 93 में कहता है कि 93 आप तुरंत आप याद रिकॉल करो ये बोला, हाउस ऑफ द पीपल शैल बी सून एज वेल चूज करता है, टू मेंबर ऑफ द हाउस कैन बी
एंड स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज किया जाता है। ठीक, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो इलेक्टेड होता है वो क्या होता है, लोकसभा खुद ही इलेक्टेड करता है, उसको चूज करता है, इलेक्ट नहीं करता। स्पीकर ऑफ लोकसभा चूज किया जाता है बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। हु अमंग द फॉलोइंग डजंट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, ऑफिस ओथ कौन नहीं लेता, प्रेसिडेंट लेता है, वाइस प्रेसिडेंट लेता है ये, इसको तो खुद ही जज दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को भी, और प्राइम मिनिस्टर खुद लेता है प्रेसिडेंट के सामने, स्पीकर सुप्रीम कोर्ट का ये भी लेता है। लेकिन स्पीकर क्या लेता है ओथ, कभी देखे वो ओम बिरला जी ओथ ले रहे थे? मैं नहीं देखा हूँ, शायद पहली बार सुन भी रहा हूँ, नहीं लेता है। आप छांट सकते थे इस क्वेश्चन को। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा डू नॉट टेक ओथ, 93 में ये कहा गया है, और जैसे कि आपको बताए थे 93 से चालू होता है, तो 93 में ही इसका दिया गया ओथ दिया गया है, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, और फिर 94, 95 और 96 देख ही लेते हैं, यहाँ दिया है। 94 में ये डील करता है वेकेशन से, रेजिग्नेशन से, बताए थे आपको, वेकेशन ये रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। फिर 95, 94, 93, 94, 95 का बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब करता है पावर, पावर के बारे में बताए थे आपको, यहाँ पावर है, और प्रेसिडेंट है 60 में, 60 में क्या है इसका ओथ है प्रेसिडेंट का ना, और वाइस प्रेसिडेंट का वोट 69 में है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एज पर 75, और प्राइम मिनिस्टर 75 के 4 के अनुसार ये ओथ लेता है, एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये 124 में 6 के अनुसार ये ओथ लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस, तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा डजंट टेक ओथ। कितने मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है? अभी 17 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, अभी इसमें क्वेश्चन बाकी है टोटल, देख ही लेते हैं भाई, ज़्यादा क्वेश्चन है। पार्लियामेंट 2 आएगा, अभी 98 क्वेश्चन टोटल है, अभी अपना लोग कितना किए हैं, अभी थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं है, 70 ही, 70 तो हो ही गए हैं, कर ही लेंगे अभी। 30 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये देख लिए, अब जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, ये पढ़ लेता हूँ क्या, आप पढ़ लेना, ये वही है जो अपना देखे थे पीछे। हु डज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन, लोकसभा का स्पीकर जो है किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, तो डिप्टी स्पीकर को देता है, याद रखिए प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है ये। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एनी टाइम राइटिंग में अपना ये दे सकता है, एड्रेस कर सकता है टू डिप्टी स्पीकर, और रिजाइन दे सकता है ऑफिस से। ये प्रोविजन जो है 94 का 4 में दिया गया है, 94 का बी में, और ये वैकेट कर सकता है, रिजिग्नेशन रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ये चीज़ दिया गया है 94 का बी में। और फिर स्पीकर और लोकसभा का जो है लोकसभा का स्पीकर ये एड्रेस करता है हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, एंड सेम चीज क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमूव, अगर हटाना है तो कैसे हटेगा ये, तो इसके लिए एक रेजुलेशन लाया जाएगा, लोकसभा में पास किया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से, मेंबर एंड प्रेजेंट, एक रेजुलेशन लाया जाएगा, लोकसभा में पास किया जाएगा, मेजोरिटी ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा तो नहीं है, ये दोनों में एक होगा, क्या ये 2/3 से लाता है या फिर मेजोरिटी से करता है, ये देखना पड़ेगा। बी नंबर, मतलब मेजोरिटी से पास करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2/3, 50% +1 ऐसे याद रखिए, 50+1 ऐसे, मेजोरिटी +1, हाफ +1 ऐसे याद रखना है, हाफ +1 के वोट से मेजोरिटी हो गया तो वो हट जाएगा। ये दिया गया 94 का सी में, दोनों को हटाने का प्रक्रिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर मे रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजुलेशन, जो पास होता है मेजोरिटी से उसी हाउस में, इससे ये दोनों हट सकता है, लेकिन इसको अनलेस
एटलीस्ट 14 दिन का प्रायर नोटिस इसको भी देना पड़ता है। 14 दिन का प्रायर नोटिस आपको याद रखिए देना ही पड़ेगा आपको इन दोनों को, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फिर देखते हैं 74 में, स्पीकर एंड लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अपने एक्सपायर से पहले, टर्म के एक्सपायर से पहले ही अगर वो हटा दिया जाता है, कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, कैसे? बाय द पर्सन रिकमेंडेशन ऑफ, नहीं, लोकसभा पास रेजुलेशन दिस इफेक्ट। लोकसभा प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, लोकसभा पास रेजुलेशन एज दिस इफेक्ट। बोथ द लोक, बोथ नहीं होता, सिर्फ लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय 2/3 मेजोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब दोनों सभा आ गया, वैसा नहीं है। रेजुलेशन आएगा लोकसभा में, पास किया जाएगा मेजोरिटी से, आप हट गए, स्वागत है। हाँ, और ये फिर लोकसभा का ऑफिस के बारे में, स्पीकर के बारे में दिया है। ये ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा है क्या? अगर वो प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट वही होता है अगर उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है, मुझे इसमें शक है। And need not to member of the house at time election but has to become the member of the house within 6 months from the date of the office। देखो, जब भी ये चूज करता है तो अपने हाउस के लोग को ही चूज करता है, तो हाउस के लोग में तो ऐसे होगा जो इलेक्ट करके गया होगा, तो मुझे इसमें भी शक है कि ये भी गलत हो सकता है। इंस्टेड ही रिजाइन द लेटर और रेजिग्नेशन हैड टू एड्रेस्ड बाय द डिप्टी। हाँ, ये सही है कि उसका जो है, ये लेटर जो है, ये रिजिग्नेशन वो डिप्टी स्पीकर के पास होता है। तो क्या बी नंबर आंसर है? सही है भाई। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल शैल बी चूजन बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा अमंग देमसेल्फ। जो वो उसमें जो भी मेंबर होता है उसी में किसी को चूज किया जाता है। बार बार मैं कह रहा चूज, आपने देखा क्वेश्चन बन गया था, ना इलेक्ट, ना नॉमिनेट, ना कुछ और, चूज किया जाता है। ही में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय रेजुलेशन, एक पास किया जाएगा हाउस में, और आप, स्वागत है, आप हट गए। Which one of the following statement regarding the office of the speaker is correct? स्पीकर के बारे में कौन सा करेक्ट है? पढ़ेंगे और करेक्ट ढूंढेंगे। ये होल्ड करता ऑफिस प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये नी इसको जरूरत नहीं है मेंबर होने का हाउस का, ऐसा नहीं है। ये लूज कर सकता अपना ऑफिस डिजॉल्व बिफोर द एंड ऑफ द नॉर्मल टेन्योर। He lose his office if the house is dissolved before the end of the normal term। नहीं, देखिए याद रखिए, ये तब तक होल्ड करता है ऑफिस जब तक कि नया चूज करके नहीं आ जाता है, नया लोकसभा, तब तक रहता है। और जस्ट उससे पहले ये रिजॉल्व हटता है, क्योंकि देखिए कोई तो रहेगा जो हाउस का पूरा हाउस डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ये अपना पद पे बना रहता है। इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन, तो ये गलत हो गया ना। इफ ही इंटेंड टू रिजाइन लेटर, तो ये डिप्टी स्पीकर को देता है, तो ये तो सही है ना। ये कहाँ भाग गया? अच्छा, ऐसे नहीं हटेगा, ऐसे जाएगा। देखो 93 से चालू हुआ था हमारा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो फिर 94 में रिजिग्नेशन का बात था। स्पीकर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस टाइम ऑफ हिज इलेक्शन ऑफ द ऑफिस, तो 94 की बात था, रिजिग्नेशन आएगा ना। तो स्पीकर मस्ट बी रिमूव्ड, हाँ दिया है। रेजोल्यूशन मेजोरिटी द हाउस, 94 में ये चीज लिखा गया है। वेयर वट एवर द हाउस डिजॉल्व हो जाता है, स्पीकर नहीं खाली करता अपना ऑफिस जब तक कि पहला मीटिंग नहीं हो जाता लोकसभा का, आफ्टर डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन के बाद पहला मीटिंग कब होगा? जब नया लोकसभा आएगा। अकॉर्डिंग टू 94 के बी, स्पीकर इंटेंड्स टू रिजाइन, तो वो अपना स्पीकर डिप्टी स्पीकर को दे सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का बात कर रहे हैं, से अपना ऑफिस वैकेट कर सकता है टू द मेंबर ऑफ द असेंबली। नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना है, इसमें डिप्टी स्पीकर नहीं होता है क्या? मेंबर को थोड़े देगा।
क्या कहता है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू द मेंबर ऑफ द असेंबली। ओहो, गलत हम पढ़ रहे हैं। अगर कह रहा है कि आपको हटा दिया जाए एमएलए से, तो क्या आप स्पीकर बने रहेंगे? नहीं भाई, नहीं बने रहेंगे। वही कह रहा है कि अपना पावर खो देता है स्पीकर बनने का, तो उसको हटा दिया जाता है। वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व, असेंबली अगर खत्म हो गया तो स्पीकर शैल वैकेट एज ऑफिस इमीडिएटली। नहीं, दोनों दोनों केस में लागू होता है कि जब तक कि पहला मीटिंग नहीं हो जाता तब तक वो हटता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्पीकर जो है इलेक्टेड किया जाता है इटसेल्फ फ्रॉम अमंग द मेंबर। यूजुअली स्पीकर रिमेन द ऑफिस ड्यूरिंग द life of the assembly, however vacate his office earlier in any of the following। यदि सीज कर लिया उसका पावर तो वो खत्म, अगर वो रिजाइन कर दिया तो खत्म, अगर उसे हटा दिया जाए रिजोल्यूशन लाके तो भी वो खत्म उसका पावर स्पीकर से। आगे देखिए 179 में, ये अब स्टेट का आ गया है, 179 पढ़ रहे हैं। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द वेकेशन डिजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। देखो रीजे आपको है ना, एक चीज बताता हूँ, क्या यहीं बता दूँ वो ट्रिक? चलिए बता देता हूँ, याद तो रहेगा, 2-3 बार और दोहरा देंगे आगे। आपको आर्टिकल नंबर 72 याद है? 72 पार्डन करने का क्षमता, वहां से लेकर के आर्टिकल नंबर 1, 1, 12, हाँ यहीं तक है ना, यहाँ तक अगर आप 89 जोड़ेंगे, 11 रहने दीजिए इसको, शायद मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, 11 है कि 12 है। 72 से लेके 111 याद रखिए, अगर इसमें आप 89 जोड़ेंगे तो ये पार्ट 4 का पार्ट है, पार्ट 5 का भाग है, पार्ट 5 का है 72 से लेके 111 तक, उससे आगे भी है लेकिन ये कह रहा हूँ। तो अगर 89 जोड़ेंगे तो आप पार्ट 6 में चले जाएंगे, और जो सब्जेक्ट इसमें लिखा गया सब्जेक्ट मैटर, सेम वही सब्जेक्ट मैटर उसमें लिखा गया होगा, बस चेंज हो जाएगा पद, जैसे कि प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, पीएम की जगह सीएम आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह वहां पे विधानसभा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, और इसी तरीके से चेंज होगा। और फिर अगर आप 112 से कर रहे हैं तो आपको 90 जोड़ना पड़ेगा, करीब करीब 123 तक, 123 तक, हाँ 123 तक, 124 से सुप्रीम कोर्ट चालू होता है, तो 123 तक इसमें 90 जोड़ दीजिएगा तो वही होगा, सेम आर्टिकल, आपको सेम सब्जेक्ट मैटर मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो बाद में फिर से देखेंगे। 179, हाँ एग्जाम्पल से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये रिजिग्नेशन है ना, रिजिग्नेशन आपको पढ़े थे, थोड़ा सा ये भी है कि जैसे जैसे कि हम ना, एक सेकेंड, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं 79 का। आवाज आ रही है क्या आप लोग को? हु इज जनरली अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर। देखो प्रोटेम स्पीकर कब बनाया जाता है, जब भी कोई भी नया लोकसभा चुन के आता है तो उसको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जो है एक सबसे वरिष्ठ नागरिक, जनरली यही होता है लोकसभा का, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रेसिडेंट उसको शपथ दिला करके बाकी को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करता है, वो बाकी का शपथ दिलाता है, और जैसे ही सारे शपथ खत्म हो जाता है तो ये हाउस जो है खुद का अपना स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर चुन लेता है, और ये प्रोटेम स्पीकर का जो ये पोस्ट रहता है खत्म हो जाता है। तो यही है प्रोटेम स्पीकर का। तो ये कहता है कि स्पीकर ऑफ द आउट गोइंग लोकसभा नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिप्टी स्पीकर ऑफ द आउटगोइंग ऐसा भी नहीं है। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ये सही है। देखिए पढ़ते हैं, एज सुन द न्यू गवर्नमेंट, तो वही चीज लिखा है, क्या ही इसको पढ़े, आपको समझा दिया हम। फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर का फंक्शन क्या होता है ये देखना है, तो एडमिनिस्टर ओथ दिलाने के लिए, वही चीज लिखा है, सेम चीज है।
स्पीकर ऑफ द लोक सभा मैक्स यूज हिज कास्टिंग वोट ओनली। जब दोनों पक्ष बराबर हो जाता है कोई बिल पे, तो तब जो कास्टिंग वोट डालता है वो स्पीकर वोट डालता है, यही है। इन केस ऑफ टाई, तब इसको वोट का यूज किया जाता है, स्पीकर का वोट का। 100 का एक में क्या दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर वोटिंग इन हाउस, 101 में यही दिया है। 100 का एक में, क्लॉज एक में, कि वोटिंग कैसे होता है हाउस में, इस चीज के बारे में। एनी क्वेश्चन ऑफ एनी सीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अकॉर्डिंग टू 100। क्लॉज एक, स्पीकर या पर्सन एक्टिंग एज चेयरमैन और स्पीकर shall not in the first instance but shall have the exercise casting vote in the case of equality of vote। आर्टिकल 96 में ये डिफरेंट एक्सरसाइज ऑफ कास्टिंग वोट के बारे में, स्पीकर के बारे में दिया गया है। 96 के 2 में कहता है कि स्पीकर शैल हैव राइट टू कास्ट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस ऑन क्वेश्चन ऑफ रेजुलेशन फॉर हिज रिमूवल। देखिए, जब उसके रिमूवल का बात चल रहा है, तब ना पहला इंस्टेंस में ही वो वोट दे सकता है। जब चेयरमैन के पद पे है वो और कोई दूसरा बिल पे मामला फंस गया है, तब सेकंड इंस्टेंस में वोट देता है वो। लेकिन जब वो अपने अपने सपोर्ट में वोट कर सकता है अगर वो रेजुलेशन आया है उसके खिलाफ तो। और जानिए उस समय जब रेजुलेशन चलता है 96 में, तो ये कहा जाता है 96 का एक में यही है कि अगर उसको हटाने का रेजुलेशन आया है तो वो चेयरमैन नहीं रहेगा या फिर स्पीकर नहीं रहेगा, वो आम आम लोगों के बीच आके सामने सदन का बैठेगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पीकर को जो एक्सरसाइज करता है कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ द वोट, तो 100 में दिया गया है ना, 100 का एक में। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर थे। सॉरी, जीवी मावलंकर वाज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा एंड नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन गिवन। तो कुछ स्पीकर का नाम है जिसमें कि आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि दे सकता है अगर पहला ये स्पीकर था जो कि राष्ट्रपति बना था, और ये ऐसे भी राष्ट्रपति था जो कि उपराष्ट्रपति नहीं बना था कभी। तो आप देख सकते हैं जीवी मावलंकर था, अय्यर, सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी 2 बार बना है, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, बालीराम भगत, के एस हेगड़े, बालराम जक्खर एंड रवि रे। ये सब नाम है कुछ, आपको ऑप्शन में दे सकता है आर्थिक ये करने के लिए, ऑप्शन बना के। शिवराज पाटिल भी रह चुके हैं, और पी ए संगमा जो कि यहाँ से था, नॉर्थ ईस्ट का था। सी एम सी बाला योगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, ये रह चुके हैं। पहला वुमेन थी, पहला वुमेन लोकसभा स्पीकर ये थी। श्रीमती सुमित्रा महाजन था, फिर ओम बिरला जो अभी तक बना हुआ 19 से लेके। और उसके फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट होम ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाज मूव्ड इन द लोकसभा। पहला स्पीकर जिसके मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, किसके खिलाफ आया था? उसका नाम था जीवी मावलंकर। ये पहला स्पीकर था जिसके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था लोकसभा में। हम्म। ये बात है जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी विथ किस पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द अपोजिशन मूव्ड इन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था? फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जेबी मावलंकर के खिलाफ 15 दिसंबर 1954 को। ये मोशन जो था रिफ्यूज्ड करता है, वाज रिफ्यूज्ड बाय लोकसभा ऑन 18 दिसंबर 1954 को। ये मोशन वाज रिफ्यूज्ड बाय लोकसभा 18 दिसंबर 1954। अब फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन था? मीरा कुमार, ये था फीमेल स्पीकर, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा मीरा कुमार, जो कि उन्होंने 9 से लेकर 14 तक अपना सेवा किया।
प्रेजेंट लोकसभा डिप्टी स्पीकर अभी कौन है? अभी का तो पता नहीं, ये 19 का डाटा है, तो इसको रहने देते हैं। अब बताना सर्च करके कमेंट में। इन केस ऑफ डिप्टी स्पीकर, फिर से ये होने लगा ना। In case of deputy speaker is presenting the Lok Sabha, he has right to. In case of deputy speaker is present प्रिसीडिंग कर रहा है अगर लोकसभा, तो इसके पास कौन सा राइट है? टेक पार्ट इट्स deliberations, वोट ऑन एनी पोजीशन बिफोर द हाउस एज ए मेंबर। सी कह रहा है वोट इन इवेंट ऑफ द इक्वलिटी ऑफ वोट, वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। अगर वो इक्वलिटी हो जाता है तब ये वोट दे सकता है, ये स्पीकर के पास राइट होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू 95 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट shall be performed by deputy speaker, where he can vote in the event of an equality of votes while other are not the right to speaker। फिर नेक्स्ट देखते हैं, खत्म ही होने वाला है, 97 क्वेश्चन था टोटल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्रैवल स्पीकर ऑफ द लोकसभा? पहला ट्रैवल स्पीकर था पी.ए. संगमा, ये ट्रैवल था जो नॉर्थ ईस्ट से था, 1996 में बना था। और फिर आगे पढ़ते हैं, लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का सेक्रेटरीट जो है कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लोकसभा का स्पीकर के कंट्रोल में आता है उसका सेक्रेटरीट। लोकसभा का सेक्रेटरीट वर्क्स अंडर डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द अंडर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सेक्रेटरीट जो होता है ये सुप्रीम अथॉरिटी होता है ओवर इट्स एम्प्लॉय प्रीमिसेस एसेट्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी थ्रू सेक्रेटरी। 98 में रूल नंबर 124 ये दिया गया है। लोकसभा जो सेक्रेटरीट होता है ये आता है डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर में। ये तो आ गया है क्वेश्चन, खत्म ही होने वाली है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन सही नहीं है? ही हैज द राइट टू वोट इन पार्लियामेंट, नहीं ये गलत है। ही हैज द राइट टू स्पीक इन हाउस, ये हाँ ये कर सकता है, ये देखो स्पीक कर सकता है 88, हाँ 88 आर्टिकल 88 में। ही हैज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का भी मेंबर नहीं होता है। ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, हाँ ये सही है। नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो सी ट्रू नहीं है। ही हैज द राइट टू वोट, हाँ ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है। अच्छा समझ गए यार, नहीं पूछ रहा है ना, कंफ्यूज करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 76 में ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल होगा। 88 में इसको राइट दिया गया वोट करने का नहीं बल्कि बोलने का, दोनों पार्लियामेंट में। और ये स्पीक है इसके पास बोलने का दोनों हाउस में ज्वाइंट सिटिंग में, और ये कमेटी में ये भाग ले सकता है, एनी कमेटी में भी ये बोल सकता है। विच में बी नेम्ड ए मेंबर बट विदाउट राइट टू वोट, और मेंबर भी बन सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ये जो है अटॉर्नी जनरल नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, वुडंट बी इनवाइटेड एंड इट्स मिसिंग, मीटिंग में इसको इनवाइट भी नहीं किया जाता है अगर रिक्वायर्ड नहीं हो। हाँ लेकिन इनवाइट कर सकता है मीटिंग में, कैबिनेट के मीटिंग में, ये कहना चाह रहा है ये। इन केस ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, इलेक्शन ऑफ लोकसभा, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड बाय, लोकसभा के अमाउंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड SC ST कैटेगरी कैंडिडेट कितना जमा करना पड़ता है, वो जो बोलते हैं अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट। 15,000 तो देखो ये किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, तो इसके द्वारा कितना किया जाता है MP के द्वारा, तो देखते हैं नीचे क्या दिया है, देखना ही पड़ेगा ये क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का टाइम मतलब 2002 के अनुसार बात कर रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर जनरल के लिए था और SC ST के लिए, जनरल 10,000 और SC ST 5,000। ठीक, इलेक्शन कमीशन जो है इंक्रीज करते रहता है ये 2010 में,
इंक्रीज कर दिया। लोकसभा मेंबर के लिए 25 कर दिया, जनरल वाला SC ST के लिए 12,500 कर दिया। तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 10 और 5,000 कर दिया, 10 और 5,000 जनरल और SC ST। अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। और अटॉर्नी जनरल का ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करता है। और केग काम करता है 6 साल या 65 वर्ष तक। ये 76 में दिया गया है इसके ऑफिस को। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये काम करता है, बाकी हटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही। फिर 94 में देखते हैं कि स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन बिल टेक्स प्लेस इन लोकसभा। Which of the following stage general discussion on bill takes place in the Lok Sabha? During introduction of the bill के इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कशन होता है, या सेकेंड रीडिंग में? सेकेंड रीडिंग जब होता है तब इसका डिस्कशन होता है। ड्यूरिंग रिपोर्ट स्टेज नहीं, थर्ड स्टेज नहीं, सेकेंड रीडिंग जब होता है ना तब उसका ये, सेकेंड रीडिंग जब होती है तब ये इसका डिस्कशन किया जाता है बिल पे। देयर आर 3 स्टेजेस अंडर विच द बिल हैज टू पास आइदर द हाउस। तीन स्टेज में बिल पास होता है। पहला में ये जो है लीव इज आस्क्ड टू फॉर इंट्रोडक्शन किया जाता है बिल का। ग्रांटेड बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो सेकेंड स्टेज में रीडिंग होता है बिल को। कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिल विच अकर्स इन 2 स्टेज। तो सेकेंड स्टेज में बिल को रीडिंग किया जाता है, ऐसे कंसिडरेशन विच अकर्स इन 2 स्टेज, 2 स्टेज में होता है। पहला जनरल डिस्कशन होता है बिल पे, जहाँ पे एज वोल, एंड एट सेकेंड स्टेज पे क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होता है बिल पे। ठीक, दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया। एट थर्ड स्टेज पे आते हैं तो रीडिंग डिबेट इज कन्फर्म टू आर्ग्यूमेंट, एंड आफ्टर दैट मेंबर ऑफ द चार्ज कैन मूव दैट बिल इज पास्ड। और आर्टिकल बताओ आप, कौन सा आर्टिकल में ये सारा चीज दिया हुआ बिल के बारे में? इतना तो पढ़ लिया आप, आर्टिकल बताइए। 107(8) होता है ना। विच ऑफ द 108 में तो ज्वाइंट सीटिंग है, 106 107 में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है इन कंपेरिजन टू लोक राज्यसभा? मनी एंड फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन हाउस ऑफ द पीपल, सही बात है। रीडिंग द रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मनी बिल, रीडिंग कह रहा हूँ, रिगार्डिंग द रिजेक्शन or amendment of the money bill, the accountability of council of minister concerning the creation of one or more than all India services। कहना क्या चाहते हो, फिर से पढ़ो, दिमाग एक जगह नहीं रहता। ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा ना, लग रहा है। आंसर नहीं देखेंगे अभी, देखते हैं सही करते हैं कि नहीं। चलो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ लोकसभा इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। लोकसभा के पास एग्जीक्यूटिव पावर क्या है राज्यसभा के कंपैरिजन में? मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, क्या ये एग्जीक्यूटिव पावर है? सही बात है। रिगार्डिंग द रिजेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ द मनी बिल, ये भी सही बात है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लोकसभा में ही अकाउंटेबिलिटी रहता है, ये भी सही बात है। कंसर्निंग द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए क्या इसके पास ज़्यादा अधिकार होता है क्या, कि राज्यसभा के पास ज़्यादा अधिकार होता है? मुझे लगता है दोनों के पास होता है। तो ये हटा दिया जाए और ये दोनों रहने दिया, तीनों रहने दिया। 1 2 3 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, और ये बी नंबर आंसर है, 1 2 3। ठीक, देखिए इसके रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं 3 4 नंबर का। लोकसभा जो कंपैरिजन में राज्यसभा के पास एग्जीक्यूटिव पावर का अगर बात करें तो मनी बिल को ये इंट्रोड्यूस करता है और रिजेक्ट कर सकता है और अमेंड कर सकता है लोकसभा 109 में।
और अकाउंटेबिलिटी का बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अकाउंटेबिलिटी होता है हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के बारे के लिए 75 का 3 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। राज्यसभा के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है विथ रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। 312 में राज्यसभा के पास ही होता है ये एग्जीक्यूटिव पावर रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज का। ये देखिए इसको झांपिए। बी नंबर को मुझे आंसर दिख गया ना, लेकिन बी नंबर में क्या था ये नहीं दिखा। चलिए देखते हैं इसको बना के। 96 क्वेश्चन है, कौन नहीं करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है। ईच मनी बिल इज फाइनेंस बिल, क्या हर मनी बिल एक फाइनेंस बिल होता है और हर फाइनेंस बिल एक मनी बिल होता है, ऐसा कुछ है ना। ईच फाइनेंस बिल इज नॉट ए मनी बिल, ये सही है। ईच फाइनेंस बिल इज नॉट ए मनी बिल, ये भी सही है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, फाइनेंस बिल, ये भी सही है। फाइनेंस बिल इज प्री प्री साइंड होता है प्रेसिडेंट का फाइनेंस बिल। राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 days, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ऑन द फाइनेंस बिल। राज्यसभा कैन अमेंड द फाइनेंस बिल, ये गलत है। डेडलॉक ऑन फाइनेंस बिल ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, ऑन फाइनेंस बिल पे अगर डेडलॉक होता है तो क्या ज्वाइंट सीटिंग होता है, ये गलत है। तो ये दोनों गलत है, करेक्ट नहीं है, तो यही दोनों करेक्ट नहीं है। बी नंबर 5 और 6 करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। एक सेकंड, मेरा दिमाग कहीं जा रहा है। नॉट करेक्ट का मतलब क्या होगा, जो गलत है। कह रहा है कि इसमें कौन गलत है, तो ये कह रहा है कि 5 और 6 गलत है, 5 और 6 गलत है, बाकी सब सही है। 5 और 6 गलत है, ये दोनों, बाकी सब सही है। समझ नहीं आया। देखो पढ़ते हैं। ईच मनी बिल इज ए फाइनेंस बिल, ये सही बात है, हम भी सही किए थे। ईच फाइनेंस बिल इज नॉट ए मनी बिल, ये भी सही है। ईच मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, ईच फाइनेंस बिल नॉट ए मनी बिल, सही है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड वन इन लोकसभा, ये भी सही है। फाइनेंस बिल प्री साइंड होता है प्रेसिडेंट का, ये भी सही है। और ये कह रहा है कि 5 और 6 गलत है। राज्यसभा कैन डिटेन द फाइनेंस बिल फॉर 14 days, 14 दिन तक रख सकता है क्या, ये मनी बिल को रखता है ना। कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन द फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज साइन ऑन द फाइनेंस बिल, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू साइन ऑन फाइनेंस बिल। या वो रिफ्यूज कर सकता है, भाषा थोड़ा उल्टा पुल्टा है, या फिर मेरा अभी ध्यान नहीं जा रहा है। क्वेश्चन ना थोड़ा सा बाद में करते हैं ना, ये पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन, टाइम लग रहा है। मनी विल फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 110 का 1 में पाया जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ईच मनी बिल जो है एक फाइनेंस बिल है। मतलब हर एक 12 का जो आर्टिकल है वो 117 में फिट बैठता है, ये कहना चाह रहा है। और फाइनेंस बिल एंड मनी बिल बोथ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा only on the recommendation of president. Rajya Sabha has returned the money bill with or without its recommendation within 40 days. ओनली मनी बिल पे ये काम कर रहा है 14 दिन वाला, ये 14 दिन वाला जो प्रोविजन है सिर्फ मनी बिल पे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन मेक अमेंडमेंट्स इन इट, किस पे, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन फाइनेंस बिल ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड। फाइनेंस बिल पे ज्वाइंट सेशन आता है, मनी बिल पे नहीं आता, याद रखिए। काउंसिल ऑफ स्टेट कैन मेक अमेंडमेंट्स इन इट, इस पे अमेंडमेंट किस में कर सकता है, रिकमेंडेशन करता है ना।
रिकमेंडेशन कर सकता है ऐसा करने के लिए, अमेंड थोड़ी कर सकता है मनी बिल में। तो ये देयर इज ए डिसएग्रीमेंट, अगर ऐसा इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ फाइनेंस बिल ए ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड, ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है फाइनेंस बिल में, नॉट मनी बिल में। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न ए फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, फाइनेंस बिल को रिटर्न कर सकता है, मनी बिल को नहीं करता है रिटर्न। थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजिंग था। मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल, तो मनी बिल को तो यही करते हैं 112 में। और फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू वोमेन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, 15वां लोकसभा में, 15वां लोकसभा में ऐसा क्या है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर भी तो नहीं दिया है, ये आंसर ही पढ़ लेते हैं 15वां लोकसभा के बारे में। 17वां लोकसभा जो मेंबर नंबर ऑफ वोमेन आर वाज मोर देन 14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ members, there were total 78 women member out of 6 were from Congress and 41 from BJP. The highest number of women were elected from UP and वेस्ट बंगाल से 11, सबसे हाईएस्ट यूपी एंड वेस्ट बंगाल से 11 था वुमेन। पार्लियामेंट 2 देखेंगे बाद में, थोड़ा इसके बाद बनाएंगे वो वाला वीडियो, आप इसको एंजॉय कीजिए तब तक। ये से भी इस वीडियो का 1:31 मतलब 1.5 घंटा का वीडियो हो गया ये।